आगे करते हैं। देखो यहाँ पर 1 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाले ही ये करते हैं, फटाफट फिनिश करते हैं। ठीक है, मैंने एक और पेपर भेजा है, वो उसका दूसरा सेट है। ठीक है, तो बस कुछ क्वेश्चन है जो आगे पीछे हैं और एक आध क्वेश्चन उसमें थोड़े से नए हैं, तो उनको तुम्हें करना है खुद से। ठीक है, फिर मैं पिछले साल का एक और फिर भेजूंगा पेपर। चलो अब देखो, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए का, है ना, ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन से फटाफट हो जाएंगे जल्दी जल्दी, तो इनको करते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अ स्मॉल मेटेलिक स्फीयर एस ऑफ चार्ज q प्लस q इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। प्लस क्यू कैपिटल प्लस क्यू है जो कि ए पॉइंट पे रखा गया है, और एक प्लस का कैपिटल क्यू जो कि बी पॉइंट पे रखा है। मतलब ए और बी हमारे पास यहाँ पर कोई दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर लिख सकते हैं हम कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है यहाँ पर और ये कोई पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट पर कौन सा चार्ज है हमारे पास? प्लस का क्यू। यहाँ पर भी क्या रखा है हमने? प्लस का क्यू। और क्या क्या रखा है इसने कि जो कैपिटल क्यू है वो वेरी वेरी लार्ज है स्मॉल क्यू से। ठीक है, जो स्मॉल क्यू है वो क्या है? वो स्फीयर एस पर चार्ज, तो वो जो हमारा स्फीयर है, ठीक है, तो वो स्फीयर छोटा सा, उसको हमने यहाँ पर कहीं पर बीच में रख रखा है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस का क्यू चार्ज है। अब देखो तीनों के तीनों ही जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो कहीं ना कहीं हमने अगर इसको बीच में रखा है, ठीक है, इस तरह से, तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जितना ये फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में इसके ऊपर, उतना ये भी फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ऐसा है। तो इसने यहाँ बोला क्या है, इफ द स्फीयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टूवर्ड्स चार्ज ए, यहाँ पे ये चार्ज को हम क्या करते हैं? स्लाइटली इधर डिस्प्लेस कर देते हैं, एंड रिलीज्ड, और फिर इसे छोड़ देते हैं, तो क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि हमारे पास एक स्मॉल क्यू वाला कोई चार्ज है जिसको हमने एक छोटे से स्फीयर के ऊपर डाला है, और उस स्फीयर को हमने दो जो चार्ज है प्लस क्यू उनके बीच में यहाँ पे रखा है, और ये छोटे से चार्ज वाला जो स्फीयर है इसको थोड़ा सा हम इधर लेके आते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो ये क्या करेगा? ये इस साइड से ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, इधर जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो बीच में क्या करने लगेगा? ये ऑसिलेट करने लगेगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? तो ए ऑप्शन में क्या बोला है? इट विल मूव फर्दर टुवर्ड्स ए। अब ये तो गलत है कि अगर इधर मूव कराएं तो ऐसा तो नहीं इसे अट्रैक्ट होगा, बल्कि ये तो इसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन ए तो गलत है। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन बी क्या कर रहा है? इट विल मूव टुवर्ड्स बी, ये बी की तरफ मूव करेगा। अब देखो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा तो ये बी इसे रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन भी क्या होगा? इसमें गलत होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या कर रखा है? इट विल ऑसिलेट अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, बिल्कुल सही है। ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है इसके अबाउट क्या करेगा? हाँ, ये ऑसिलेट करने लगेगा, तो इसीलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? सी। ठीक है, एंड डी क्या? इट विल नॉट मूव एट ऑल, तो ये भी गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन हमारे पास, इसको देखो क्या बोल रखा है इसने। In a Rutherford scattering experiment, when an alpha particle of mass m1 approaches a target nucleus of charge Ze and mass m2, the distance of the closest approach is d naught, the energy of the particle is। अब देखो इसने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पर जो हमारे पास क्लोजेस्ट अप्रोच है, हाँ, क्लोजेस्ट अप्रोच है, वो क्या है? डी नॉट है, तो उसका एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है बेसिकली हमें वो बताना है। तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो मिनिमम डिस्टेंस होता है बिटवीन दी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड दी पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो जरा ध्यान से समझना है, इसने जो कहा है, हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, उसमें हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पढ़ा था। ठीक है, उसका फॉर्मूला ध्यान है क्या? उसका फॉर्मूला याद है मानसी? फॉर्मूला हमारे पास क्या था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का? तो याद होगा, वो हमने लिखा था r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में काइनेटिक एनर्जी के लिख रहे थे। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है उसको डी नॉट से शो कर रखा है, तो यहाँ पे आर की जगह क्या लिख सकते हो? डी नॉट लिख सकते हो, और ये क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे का वैसे रहेगा। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। अब जो Q1 है हमारे पास, है ना,
वो क्या है, अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है। अब वो जो अल्फा पार्टिकल है उस पे जो चार्ज है वो हम चार्ज कितना बोलते हैं, वो हम चार्ज यहाँ पर बोलते हैं E, ठीक है। यानी वहां से हम एक यहाँ पर क्या करते हैं, जो प्रोटॉन है हमारे पास एक तरह से उसको हम हिट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल है उस पर चार्ज हम लेते हैं E, और जो हमारा न्यूक्लियस है उसका चार्ज हम ZE लेते हैं, याद होगा ZE, ये हमने लिया था इस टाइप का। और काइनेटिक एनर्जी हमारा वही था, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये Z है, इसमें एटॉमिक नंबर E क्या है, यहाँ पर चार्ज हमारे पास प्रोटॉन के जो ई है, मतलब अल्फा पार्टिकल जो प्रोटॉन के जैसे यहाँ पे काम करेगा, है ना, उसको हमने ऐसे भेजा है। और जो न्यूक्लियस के अंदर वही प्रोटॉन है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रिपल्शन होता है। तो यहाँ पर जो ई और ई शो कर रखे हैं वो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। यानी प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम, तो ई इंटू क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर। तो ये हो गया ZE² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें ध्यान रखना है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, याद होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम बी से डिनोट करते थे, उसका भी फॉर्मूला ध्यान रखना। ये किसका है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इम्पैक्ट पैरामीटर का क्या होता है, कुछ कुछ इसके जैसा ही होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ZE² अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, ये तो रहेगा साथ में यहाँ पे आता है कॉट, ये कॉट रहेगा, कॉट θ/2, ठीक है। तो ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से इनके फॉर्मूले पर बेस्ड या कभी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, और एक इम्पैक्ट पैरामीटर, क्या है ये, इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, जो एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Z। अब देखो Z के साथ रिलेशन पूछ रहा फर्स्ट है, ऑप्शन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट जो एनर्जी है वो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैसे, इस काइनेटिक एनर्जी को उठा के इधर भेज देंगे, डिस्टेंस को इधर भेज देंगे, तो समझ आ गया हमें कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। इनवर्सली गलत है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास का तो इसमें रोल ही नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला भी गलत, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना, कभी इस पे पूछ लेते हैं वो। अच्छा, अब हमारे पास आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, थर्ड में, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या होता है न्यूक्लियॉन्स, बताओ, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, मानसी क्या था न्यूक्लियॉन्स, भूल गए, न्यूक्लियस प्लस प्रोटॉन था शायद। न्यूक्लियस नहीं, न्यूट्रॉन्स प्लस हाँ प्रोटॉन, सॉरी, हाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। हाँ, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियन, अब न्यूक्लियॉन्स में क्या हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज मिनिमम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अबाउट, है ना। अब इसमें हमें डिस्टेंस दे रखे, अब जो डिस्टेंस दे रखे हैं उससे कैसे पता करेंगे, अब एग्जैक्टली डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। तो याद रखना, जो न्यूक्लियस के अंदर हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन सब की जो बात करते हैं उसमें न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, यानी फेम्टो की रेंज में। क्या बोलते हैं हम इसको, फेम्टो या फर्मी, ठीक है, ये इसी के नाम है। तो जो हमारे पास फेम्टो या फर्मी की रेंज में होते हैं उस वो उन्हीं में ही मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो ये रेंज में होता है। तो जो न्यूक्लियॉन्स रहेंगे, है ना, उनकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी तो इसी रेंज में रहेगी। तो इसी से याद रखना, भले आगे के डिजिट भूल जाओ, लेकिन ये चीज याद रखना कि 10⁻⁻15 ये रहता है न्यूक्लियस का साइज। और एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10, ठीक है, ये एटम का साइज होता है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस का साइज होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही बैठे हुए हैं न्यूक्लियॉन्स, है ना, उन्हीं की पोटेंशियल एनर्जी की बात करी जा रही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 10⁻⁻15 वाला, यानी इसमें, फर्स्ट वन। हाँ फर्स्ट वन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये वाले गलत हैं, हमारा ये आंसर सही है।
अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है यहाँ पर, द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी k max of emitted electrons as a function of frequency nu of radiation incident on a photosensitive surface. The slope of the curve is. अब ये वाला ग्राफ ना हमने बनाया था, याद होगा कि जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उसमें फ्रीक्वेंसी का काइनेटिक एनर्जी के साथ ये रिलेशन था, ठीक है। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का कौन सा ऐसा रिलेशन था, तो याद होगा हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था वो याद है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? तो वो था हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो दो कामों में खर्च होती है। किस किस कामों में? एक तो वर्क फंक्शन में, है ना, जिसको हम फाई नॉट या डब्ल्यू नॉट लिखते हैं, ठीक है, वर्क फंक्शन में। दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में। हाँ बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी को मैं के से डिनोट कर देता हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, ठीक है। और ये फाई नॉट को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर? एच न्यू नॉट, ठीक है। न्यू नॉट क्या है यहाँ पर? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और ये क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। प्लस में काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको मैं ई के लिख देता हूँ, या के। अब यहाँ पर इसने बोला है कि स्लोप बताओ मुझे इस कर्व का, स्लोप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ना हमारे पास क्या होता है, एक इक्वेशन होता है मैथ के अंदर, कौन सा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस का c। क्या है ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। मतलब जो सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी ये इक्वेशन होती है, जिसमें जो हमारा m होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा स्लोप, ठीक है। और c क्या होता है? c होता है हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। और ये हमारा एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अब इसके जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस है, और ये क्या हमारे पास? y एक्सिस। y एक्सिस पर क्या है? k मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो मुझे ये दिख रहा है ना, इसको मुझे सिंगल करना है, तो इसको उठा के इधर भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इसको उठा के इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा हम पे एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो के, या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो, y की जगह क्या है? y की जगह काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सही है ना, y एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी है। ये x की जगह यहाँ पे क्या है? न्यू है, x एक्सिस पर न्यू फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और x के आगे जो होता है वही स्लोप होता है, तो यहाँ पर ये न्यू के आगे क्या है? न्यू के आगे है h, तो हमें मिल गया स्लोप। स्लोप क्या हुआ यहाँ पर? स्लोप होगा यहाँ पर h, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन इसमें क्या है यहाँ पर? h। अब क्वेश्चन में तुमसे ना वो ये भी पूछ सकता था कि मुझे y इंटरसेप्ट बताओ, तो मुझे बताओ y इंटरसेप्ट क्या होता? काइनेटिक एनर्जी हो जाता। हाँ, y इंटरसेप्ट ये वाला, ये जो c है ना हमारे पास, ये हमारा y इंटरसेप्ट है। तो ये क्या है? ये हमारे पास ये तो एम एक्स शो कर गया, प्लस लगा करके जो भी ये बचा हुआ टर्म है ना, ये सारा का सारा क्या कहलाता है? हमारा y इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये माइनस का एच न्यू नॉट जो है ये y इंटरसेप्ट है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वो स्लोप ही पूछते हैं, तो हम स्लोप क्या बताते हैं इसमें? ये h है, ठीक है। और इसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा? तो माइनस का एच न्यू नॉट है। समझ आ गया? तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें ये स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है जो ये इस वेरिएबल के आगे रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल हमारा फ्रीक्वेंसी इसके आगे क्या? एच इज द स्लोप। और जो यहाँ पर ये कांस्टेंट है, देखो न्यू नॉट भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। न्यू नॉट कैसे कांस्टेंट है? ये हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट रहता है ना वो वाई इंटरसेप्ट होता है। और यहाँ न्यू के आगे जो है ये हमारा स्लोप है। समझ आ गया इसमें? स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, हाँ भैया। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा था? ए, ए ऑप्शन करेक्ट है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में, whenever a magnet is moved either towards or away from a conducting coil, an EMF is induced whose magnitude is independent of number of turns in the coil, resistance of the coil, speed with which the magnet is moved, या area of the coil। बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। Whenever a magnet is moved either towards or away from a conducting coil, an EMF is induced whose magnitude is independent of। क्या कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक कॉइल है, हम यहाँ पर एक कॉइल बना लेते हैं। ये हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने भी हो सकते हैं, तो ये हमने ऐसे बना लिया कोई कॉइल, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कॉइल है, इसके इधर हमने ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेट रखा। अब मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, हम इसको मूव करा रहे हैं, कभी इधर मूव करा रहे हैं और कभी इधर मूव करा रहे हैं। अगर हम इधर मूव कराएंगे तो क्या होगा, इससे लिंक करता हुआ जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो चेंज, मतलब यहाँ पर क्या है कि वो चेंज होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ईएमएफ मतलब ये जो कॉइल है इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, तो याद होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का नंबर मतलब, ऑफ टर्न्स पे। हाँ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या, और स्पीड पे डिपेंड करेगा क्या, और एरिया पे डिपेंड करेगा क्या, बताओ। स्पीड पे तो करता है ना भैया। हाँ बिल्कुल करेगा, कि अगर हम बहुत तेजी से मूव करा रहे हैं या स्लो मूव करा रहे हैं उस पर तो डिपेंड ज्यादा करेगा। उसमें करंट होगा। बिल्कुल, जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना उस हिसाब से भी मैग्नेटिक जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, बिल्कुल ठीक है। एरिया पर डिपेंड करेगा, हाँ, एरिया पे भी करेगा। एरिया पे भी करता है, बिल्कुल करता है। यहाँ पे एरिया क्या है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। ये कैसे पता, तो ये हमने ना एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाय डी टी, जिसमें फाई क्या होता है, फाई होता है हमारे पास बी ए कॉस थीटा, और उसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो यहाँ पे हम n लगा लेते थे, याद होगा n। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस का n, डी फाई बाई डी टी की जगह मैं ऐसे लिख दूंगा डी बाई डी टी ऑफ फाइव की जगह क्या लिख देंगे हम, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसमें देखो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एरिया पे डिपेंड बिल्कुल करेगा, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी डिपेंड करेगा और एंगल पे भी डिपेंड करेगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एंगल की बात हुई नहीं है। स्पीड पे कैसे, जो डी अपॉन डी टी ये बताता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज मतलब उसकी स्पीड के बारे में ही वो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड पे भी डिपेंड करता है, तो कौन सा टर्म इसमें नहीं है, रेजिस्टेंस, बी कौन। वाला हो जाएगा। हाँ तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं था इसीलिए बी से वो इंडिपेंडेंट रहेगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है, बी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, 6 में क्या होगा, आंसर बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू किल जर्म्स इन वाटर प्यूरिफायर्स इज, कौन सा है, माइक्रोवेव, सी अल्ट्रावायलेट, वाला गामा रेस। माइक्रोवेव और अल्ट्रावायलेट रेस और गामा रेस और रेडियो रेस, कौन सा। सी वाला। सी, गामा रेस कहाँ यूज करते हैं, याद है गामा रेस के बारे में बताया था, गामा रेस की सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। तो गामा रेस जो होता है उसकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और इसकी यूजेस क्या थे, एप्लीकेशन, गामा रे को हम स्किन जो कैंसर होते हैं, कैंसर सेल्स को मारने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ट्यूमर्स को ट्यूमर सेल्स को मारने के लिए, कैंसर सेल्स को मारने के लिए, उनको मारने के लिए यूज करा जाता है, तो ध्यान रखना, टू ट्रीटमेंट, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर से उनके लिए यूज करते हैं गामा रेज को, वाटर प्यूरिफिकेशन में यही यूज करते हैं यूवी इसको। हो जाएगा इसका। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ यूवी रेस। यूवी रे। अब यूवी रे कैसे याद रखोगे, तो यूवी आर ओ कैंट सुना होगा नाम तुमने, ये कई बार आता है एड में, यूवी आर ओ कैंट, है ना।
तो उससे याद रखना जो यूवी होती हैं, यूवी रेज, उसको वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज कर जाते हैं। ठीक है, यूवी रेज को स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं, जैसे सर्जरी वगैरह जब करते हैं तो वहां पर उनके जर्म्स को हटाने के लिए यूवी रेज का यूज करा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो अल्ट्रा वायलेट रेज यानी यूवी रेज होती हैं उनको वाटर प्यूरिफिकेशन में और फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले तो घर में यूज होता है खाने खाना में। वगैरह गर्म करने के लिए। हाँ, माइक्रोवेव ओवंस हो गए। ठीक है, राडार सिस्टम में यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइक्रोवेव यूज होते हैं राडार सिस्टम में, खाने में, इन सब में। रेडियो वेव्स कहाँ यूज होते हैं? रेडियो वेव बताओ कहाँ यूज होते हैं? सबसे बड़ा यूज है, इसके नाम में छुपा हुआ है वो चीज। रेडियो वगैरह में। रेडियो में यूज करते हैं, जो हम बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में। कम्युनिकेशन मतलब रेडियो से तो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके अलावा टेलीविजन, टेलीफोन, सब में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उन सभी में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। तो बहुत ही कॉमन नाम है रेडियो से रखना। रेडियो क्या है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम ही है। तो रेडियो से याद रखो कि जितने टेलीविजन, चाहे टेलीफोन, मोबाइल्स हैं, वो सब किस पे काम करते हैं? रेडियो वेव्स पे काम करते हैं। ओके, तो रेडियो, तो इसमें जो पूछा था कि जर्म्स को किल करने, तो उसके लिए क्या आंसर है? यूवी रेज। ओके, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेवंथ। सेवंथ में क्या बोल रखा है इसने कि अ गैल्वेनोमीटर having a coil resistance of 48 ohm shows full scale deflection for a current of 2 ampere. It can be converted into an ammeter of range 0 to 10 ampere by connecting. ठीक है, अब याद करो ये क्वेश्चन जो है ये हमने कन्वर्जन जो पढ़ा था कि हम कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर या गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो यहाँ पे बताओ कौन सा पूछ रहा है, एमीटर के बारे में पूछ रहा है कि वोल्ट मीटर के बारे में पूछ रहा है? बताओ क्या कह रखा है इसने? A galvanometer having a coil resistance of 48 mm, सॉरी ओम, 48 ओम, जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमें पता है। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम दिखाते हैं जी से। तो जी हमें गिवन है 48 ओम। शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ये क्या है? ये गैल्वेनोमीटर करंट है, यानी जो गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा करंट वो वाली वैल्यू दे रखी है ना। जब भी बोले ऐसा कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन शो करा है इस करंट के लिए, जो वो फुल स्केल करंट शो करा है उसका मतलब वो आईजी की वैल्यू है कितनी? 2 एम्पियर। फिर क्या बोला? इट कैन बी कन्वर्टेड टू एन एमीटर। किस में कन्वर्ट करना? एमीटर में, यानी गैल्वेनोमीटर से अब की बार क्या बनाना है? एमीटर बनाना है। अब बताओ मुझे गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बनाते थे? हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते थे कि सीरीज में कनेक्ट करते थे? अगर गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो भैया ये वाला याद नहीं आ रहा अभी। देखो, तो इसे याद रख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, पूछ जाते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, कई 1 मार्क्स में। तो याद रखना, जब भी गैल्वेनोमीटर से हमें एमीटर बनाना होता है, ठीक है, एमीटर बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं। रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। ठीक है, ये याद रखना। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो, अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना होता है तो हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं। किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, तो इसमें गैल्वेनोमीटर और जो रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज में लगा रहेगा वोल्ट मीटर अगर बनाना है, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रहेगा अगर हमें एमीटर बनाना होता है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैसा होता है? तो जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे कौन सा रेजिस्टेंस लेते हैं? लो रेजिस्टेंस लेते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें हाई रेजिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जरूर करके जाना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार कन्वर्जन करने को आ ही जाता है। ठीक है, तो अ, अगर हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो हम वहां पर लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अगर गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना है तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि
इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, हमें एमीटर बनाना है ऑफ रेंज 0 to 10 एम्पियर बाय कनेक्टिंग। तो जैसा कि क्लियर है कि हमें बनाना क्या, एमीटर बनाना। एमीटर अगर बनाना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ये हम सर्किट बना लेते हैं। ये हमारे पास ये है गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और इसके साथ हम करेंगे एक पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट। जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका एक नाम भी था, उसको हम बोलते हैं शंट, ठीक है। याद होगा कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं उसके लिए जो रेजिस्टेंस लगाते हैं वो कैसा रेजिस्टेंस होता है, वो लो रेजिस्टेंस होता है, और उस लो रेजिस्टेंस का एक नाम होता है क्या, शंट, ठीक है। तो ये भी नाम सुन सकते हो। तो यहाँ पर ये सर्किट होता है, ठीक है। अब इसमें अगर इधर से हमने करंट दिया है आई, तो क्या होगा, अब करंट आई दिया है तो करंट जो गैल्वेनोमीटर से जाएगा उसको हम नाम दे देते हैं आई जी, यानी करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और अगर इस आई में से आई जी इधर गया तो इधर इस साइड से कितना करंट जाएगा बताओ, ये जाएगा आई माइनस का आई जी, समझ रहे हो। इधर से मान लो 10 एम्पियर करंट गया है तो 10 में से मान लो 2 एम्पियर इधर चले गए तो बाकी 8 इधर चले जाएंगे, यही होगा। तो यहाँ पर यही होता है कि अगर हमने आई करंट टोटल भेजा था तो आई जी चला गया गैल्वेनोमीटर से, बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी जाएगा इस रेजिस्टेंस से, ठीक है। तो ये इधर जाएगा और इधर से होने के बाद दोनों कंबाइंड होंगे और आउटपुट में हमें फिर से आई मिल जाएगा। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है जिसको हम शंट बोल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और ये गैल्वेनोमीटर कैसे हैं, अभी पैरेलल में है, और पैरेलल में इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इसके अक्रॉस भी होगा, यानी पोटेंशियल अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल अक्रॉस द शंट या फिर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर बंद कर दी, जो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस का वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल है वो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है जी और जो करंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो। हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, तो इससे करंट कितना जा रहा है आई जी, और इसका रेजिस्टेंस क्या ले रहे हैं हम जी, ठीक है। अब बताओ वोल्टेज अक्रॉस दी रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस कितना होगा, तो बस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आई माइनस का आई जी, ये करंट, और इनटू में क्या आ जाएगा हम पे रेजिस्टेंस ये वाला। इस रेजिस्टेंस को ना हम शंट लिखते हैं कई जगह तो एस भी लिख देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना एस भी लिख सकते हो। ये चीज समझ आया जो मैंने बताया, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाँ भैया आ गया। अब यहाँ पर निकालना है कि हमें ये आर की वैल्यू निकालनी है, उसने बोला था ना कि हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है और कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो बस देखो सारी वैल्यू पता है हमें, आई जी की वैल्यू पता है, कैपिटल जी पता है हमें, और जो हमारा आई है ये कहाँ पे है, तो ये जो दे रखा है ना रेंज 0 से 10, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही हमारा आई होता है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन वाले, तो ये चीज ध्यान रखना, जो हमारे पास रेंज दे रखा है उसमें ये वाली वैल्यू वही हमारी आई होती है, और जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है वो IG होगा, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें पता है, तो बस इसमें पुट करके निकाल लेंगे। तो सिंपली इस टर्म को उठा के नीचे भेजते हैं इसके, और आर आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है देखो, ये R इज इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन में I माइनस का आई जी कितना है हमारे पास, आई जी हमारे पास 2, तो यहाँ पे हमने रखा 2 इंटू में कैपिटल जी कितना था हमारे पास, कैपिटल जी था 48 ओम, है ना, तो 48 ओम, ये आ जाएगा 48 ओम अपॉन में आई क्या है हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू हमारी आई है जो गिवन है, कितनी है वो 10 एम्पियर, तो ये रखा हमने 10 माइनस में आई जी कितना है, आई जी हमारा है 2, तो 2 इंटू 48 अपॉन 10 माइनस का 2 8, तो ये आ जाएगा 8 6 48 6 दूनी 12 यानी कि 12, तो 12 ओम। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 12 ओम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आंसर निकाल दिया कि जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा हम पे 12 ओम। और कैसा रेजिस्टेंस होना चाहिए, जब एमीटर से गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना देते हैं लो,
तो देखो ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, ये रहा, इन पैरेलल अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम, इन सीरीज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से, 8 ओम तो हो ही नहीं सकते, हो नहीं सकते, कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ कौन सा ऑप्शन सही है मानसी? सी वाला। हाँ, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये याद रखना, पैरेलल में 12 ओम। ठीक है, और हम सीरीज में कब कनेक्ट करते हैं, जब वोल्ट मीटर बनाना हुआ। ठीक है, अच्छा, अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, तो इसको देखो जरा। A rectangular loop of area vector A vector this meter is placed in a magnetic field B vector where B is in Tesla and T is second. At T is equal to 1 second, the magnitude of induced EMF in the loop is। अब induced EMF, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया, इनके बीच में कोई रिलेशन पड़ा है क्या? बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कोई फॉर्मूला पढ़ा है हमने? इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो याद होगा, फैराडेज लॉ हमने पढ़ा था। क्या होता है फैराडे लॉ? E इज इक्वल टू माइनस का, माइनस डी फाइव अपॉन में डी टी। हाँ ये पढ़ा हमने, डी फाइव बाय डी टी। अब जिसमें डी फाइव बाय जो डी टी होता है, उसके अंदर फाई को क्या लिखते हैं हम? फाई को हम लिखते हैं बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर, या फिर बी ए कॉस थीटा। तो कॉस की जगह अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस फाई की जगह पे क्या रख दोगे? बी वेक्टर डॉट में ए वेक्टर। ओके, अब यहाँ पर बी और ए की वैल्यू हमें गिवन है, ये रही और एक ये रही। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखोगे ध्यान से, E इज इक्वल टू, यहाँ पे, तो E इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे इस साइड में? E इज इक्वल टू हमारे पास है माइनस का डी। आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज क्या? आवाज आ रही है मानसी? हेलो 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 अभी आ रही है क्या आवाज? हेलो, आवाज आ रही है मानसी? आवाज नहीं आ रही आपकी। अभी भी नहीं आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है। आ रही है, चलो ठीक है। तो कहाँ थे हम? देखो, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि हम बी वेक्टर और ए वेक्टर इनको पुट करेंगे। अब बी वेक्टर में हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू। ए वेक्टर में क्या हमारे पास ये है। देखो ए वेक्टर में ना कहीं भी हमारे पास टी नहीं है, मतलब ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है। हमें यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है वो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। अब बी के अंदर ना टी है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो डिफरेंशिएशन होगा। तो अभी फिलहाल के क्या कहते हैं, इन दोनों को पहले इसके अंदर पुट करेंगे। अगर इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या है, सबसे पहले बी वेक्टर को रख दो, है ना। E इज इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी, और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर की जगह बी वेक्टर वाली वैल्यू को हम रख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, 4t² प्लस 2, ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है हमारे पास, आई कैप। ओके, फिर ए वेक्टर डॉट में हमारे पास क्या है, ए वेक्टर, ये हमारे पास है आई प्लस अंडर रूट 3 जे, और
इनटू में क्या लगा हुआ है यहाँ पे 10⁻⁻², ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू है। अब ये सारा का सारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका और इसका, समझ रहे हो। ये पूरा मल्टीप्लाई में ना कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेंगे, इन दोनों का हम करेंगे डिफरेंशिएशन। ओके, या फिर थोड़ा इसको सॉल्व करना चाहो तो यहीं पे कर लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना लेता हूँ ऐसे यहाँ पे। ये देखो, तो इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले ना थोड़ा आसान बना देते हैं, इजी बना देते हैं। E इज इक्वल टू, ये माइनस को मैं बाहर रख लेता हूँ, ठीक है। समझना यहाँ पर ये I वाला I से मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये J वाला भी इससे मल्टीप्लाई होगा। तो हमने पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I कितना होता है, याद है I डॉट I कितना देता है, कितना होता है मानसी, 1। I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1। लेकिन अगर क्रॉस होता है तो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक क्रॉस है। में 0 होता है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है कि अगर सेम सेम है तो 1 देगा, और डिफरेंट है तो 0। जैसे कि अगर हम I डॉट J कर देंगे ना तो वो क्या देता है, 0 देता है। तो सेम सेम अगर रहेंगे तो 1, जैसे J डॉट J रहे तो भी 1, K डॉट K रहे तो भी 1। तो यहाँ पर अगर ये I वाला इस I वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 1 दे देगा, है ना, I इंटू I 1। तो d अपॉन dt ऑफ 4t² प्लस का 2, ये आ गया, ठीक है, I वाला I। अब J वाले को I से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा, 0। तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि I वाला कर दिया हमने तो ये आंसर आया। अब J वाला करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और इनटू में क्या चल रहा है, 10⁻⁻², तो इनटू में बाहर में 10⁻⁻², ये लिख लेता हूँ, ठीक है। अब करना क्या, कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन कर देना है यहाँ पे इनका, ठीक है। ये वाला टर्म तुम बाहर ले सकते हो, तो e इज इक्वल टू माइनस में 10⁻⁻² मैंने बाहर ले लिया, और डिफरेंशिएशन करो, बताओ 4t² का क्या होगा, 4 बाहर, t² का क्या होता है, पावर आगे आ जाता है ना। तो ये बन जाएगा 2t, और 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, याद है। यहाँ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। ये हमारे पास t था, और प्लस में ये कांस्टेंट के लिए 0। ये वाला चीज समझ आया, ये समझ आया मानसी। एक बार फिर से बता दो। देखो, हमने ना डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर n होता है तो क्या करते हैं हम, इसमें आगे ले आते हैं n को, और ये हो जाता है n x की पावर n-1, ठीक है। यहाँ पर क्या है, t² है। अब 4 को मैंने वैसे ही रखा, t² का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, और 2 माइनस में 1 करेंगे तो 1, यानी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t, समझ रहे हो। जैसे d अपॉन dt ऑफ t² करोगे तो क्या आ जाएगा, t² का यहाँ पर 2, और 2 माइनस में 1 यानी कि 1, या सिर्फ 2t भी लिख सकते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि t² का क्या हो जाएगा, 2t, और इसके आगे वाला जो 4 है ना उसको वैसे ही रखना हमें, ठीक है। अब यहाँ पे जब 2 की बारी आती है तो 2 क्या है, 2 तो कांस्टेंट है क्योंकि ये अकेला है। यहाँ पे भी एक 4 कांस्टेंट था, लेकिन ये इसके साथ था तो इसीलिए इसको बाहर ले लिया, लेकिन इसके साथ तो कोई t है नहीं, तो ये अकेला कांस्टेंट है। और जो अकेला कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसीलिए ये हो गया 0। तो इसीलिए इस 2 के लिए क्या रखा हमने, 0, और t² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2t, और 10⁻⁻² तो आगे था मल्टीप्लाई में, ठीक है, आया समझिए। हाँ भैया। अब यहाँ पर उसने ना हमें t की वैल्यू दे रखी है, पहले t की वैल्यू क्या रखने में, 1। तो इस t की जगह पे 1 पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा e इज इक्वल टू माइनस में 10⁻⁻², इंटू में इस t की जगह 1 रख दो तो 4 इंटू में 2 8, 8 इंटू में 1, तो 8 बचेगा हम पे, तो ये आ गई वैल्यू। अच्छा, अब ये जो वैल्यू आई है इसमें ना, इसने ना सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिया, माइनस साइन किसी में नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ ये ले रहा है, इसके मैग्नीट्यूड को लेगा। तो 8 इंटू में 10⁻⁻², अब 10⁻⁻² में नहीं है, ऑप्शन में क्या है कि 80 मिली वोल्ट है, इसमें आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिली में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, तो इसमें 10 से डिवाइड कर दो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है।
10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 80 बन जाएगा, तो 80 और ये नीचे वाला 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 को हम बोलते हैं मिली, तो ये आ गया हम पे 80 मिली वोल्ट। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें ए वाला करेक्ट है। देखो यहाँ से ये कंफ्यूज मत होना, ऐसे ऑप्शन देगा वो कभी, तो इसमें ऑप्शन में गलती मत करना। 0.8 वोल्ट तो नहीं आया, अगर हम इसको डिवाइड भी करते तो 0.08 आता है ये, तो 0.08 वोल्ट ये वाला होता तो ये ऑप्शन टिक करते, लेकिन इसने मिली में दे रखा तो मिली में हमने कर दिया, तो ये ऑप्शन कह लो या ये ऑप्शन कह लो, ये दोनों हमारे आंसर हैं। तो इसमें ये वाला ऑप्शन गिवन है तो इसीलिए ये आया आंसर। ठीक है, आया समझ, कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने क्या रखा है कि अ चार्ज कैपिटल Q is enclosed by a spherical Gaussian surface of radius r. If the radius is doubled, then the total electric flux through the surface. total electric flux कितना होगा, बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A charge capital Q is enclosed by a Gaussian surface of radius r. इसने सबसे पहले तो एक Q चार्ज लिया है और इसको इनक्लोज कर दिया एक स्फेरिकल गॉसन सरफेस से। ठीक है, तो ये हमारा एक स्फेरिकल गॉसन सरफेस है जिसका रेडियस क्या लिया है उसने, कैपिटल आर। ठीक है, कह रहा है इफ द रेडियस इज डबल, अगर रेडियस को हम डबल कर देंगे, यानी रेडियस को अगर मैं डबल कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर क्या चेंज आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ याद है क्या, गॉस लॉ हाँ, क्या? वो हाँ तो सेम रहता था ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो हाँ, वेरी गुड। सरफेस। हाँ यही था हमारे पास इसका आंसर, यानी कि इसमें कोई चीज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है, उसके रेडियस पे डिपेंड नहीं करता कि गॉसियन सरफेस की रेडियस डबल है ट्रिपल है कितना बड़ा है। ठीक है, तो वो रेडियस से इंडिपेंडेंट है, तो रेडियस भले ही हम डबल कर दें या ट्रिपल कर दें कुछ भी कर दें, तो उसके फ्लक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? बी वाला। हाँ, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, रिमेन्स द सेम। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास 10th। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या रखा है, द एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट AC मेन्स ड्यूरिंग इट्स पॉजिटिव हाफ साइकिल विल बी। तो इसमें बताओ कौन सा आंसर होगा, कैसे करेंगे इसको। The average value of voltage of 220 volt AC means during its positive half cycle। कौन सा चैप्टर का है ये बताओ? एसी वाला चैप्टर। हाँ, एसी चैप्टर का है। अब इसने पूछा क्या है, एवरेज वैल्यू। अब हमने ना एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ये सब पढ़े, तो इसमें फॉर्मूले पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। कैसे? सबसे पहले एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज याद करते हैं। जो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज था, जो एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज था हमारे पास, वो क्या था, तो वी एवरेज इज इक्वल टू, ये था 2 अपॉन में पाई वी नॉट। ठीक है, ये एवरेज वाला फॉर्मूला था। ठीक है, और एक था हमारे पास आरएमएस वाला, वी आर एम एस किसके इक्वल होता है, तो वो होता है हमारे पास वी नॉट अपॉन में अंडर रूट टू। ठीक है, ये दो फॉर्मूले याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब वही करंट का आ जाए तो आई एवरेज आई नॉट आ जाएगा, आई आर एम एस आई नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है एवरेज के लिए और ये होता है आर एम एस के लिए। अब जो हमें यहाँ पर दे रखा है वो क्या है, वो 220 वोल्ट AC कौन सा वोल्टेज है, ये आरएमएस वोल्टेज है या पीक वोल्टेज है, पीक मतलब वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू जिसे बोलते हैं, पीक वोल्टेज है या एवरेज है। तो एवरेज तो उसने पूछा ही है, तो एवरेज तो हो नहीं सकता। मैक्सिमम बोला ही नहीं इसने कि मैक्सिमम वोल्टेज है। ये जो गिवन रहता है ये कौन सा होता है, ये आरएमएस वाला रहता है। तो इसने हमें ये जो वोल्टेज दे रखा है 220 AC, ये क्या है, ये हमारा वी आरएमएस है। क्या है ये, वी आरएमएस है। अब अगर वी आरएमएस दे रखा है तो हमें पूछा है वी एवरेज बताओ, कैसे निकालेंगे। तो पहला काम ये करोगे कि वी नॉट फाइंड कर लो, वी नॉट फाइंड कर लोगे तो इसमें पुट कर देना, आ गया आंसर। तो निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ से वी नॉट आएगा, वी नॉट आ गया, इसके अंदर पुट करेंगे तो आ गया वी एवरेज। तो ये दो फॉर्मूले पर बेस्ड है ये। तो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले वी नॉट फाइंड करते हैं इस फॉर्मूले से,
ये हमें वी आर एम एस गिवन है 220 वोल्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो वी नॉट क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा √2 इंटू में वी आर एम एस। ठीक है, अब ये वी नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, वी एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन में पाई इंटू में वी नॉट की जगह क्या रख दोगे, √2 इंटू में वी आर एम एस। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे सबकी और कैलकुलेट करें, तो 2 अपॉन में पाई √2 और वी आर एम एस कितना है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट। आप सिंप्लीफाई कर दो और आगे आंसर। ठीक है, बस कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। 2 अपॉन में पाई, पाई की वैल्यू क्या लेते हैं 3.14 और √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। ठीक है, याद रखना है √2 की वैल्यू 1.41 और इनटू में क्या होगा 220 वोल्ट। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट, इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, तुम उसे कैलकुलेट करता हूँ, उससे यहाँ पर कैलकुलेटर से कर देता हूँ। तो 2 इंटू 1.41 इंटू डिवाइड में 3.14 197.57, ये आ रहा है 197.57। तो देखो ध्यान से, ऑप्शन में हमारे पास पॉइंट्स में नहीं है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर जैसे 0.5 तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग लगभग कितना 198। 198 क्या बी वोल्ट। वाला हो जाएगा। हाँ, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी वाला। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रखा है, two parallel beams of proton moving in the same direction will attract each other, repel each other, be deflected normal to the plane containing the two beams or not interact with each other। ये कैसे होगा बताओ, याद है, ये है हमारे पास वो वाला जो हमने पढ़ा था, याद होगा एक्सप्रेशन, जिसमें दो पैरेलल वायर्स होते हैं हमारे पास और दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करें। अब यहाँ पे समझना, जिस डायरेक्शन में करंट होता है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ये क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं ऐसे कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो क्या होगा, है ना, और दो प्रोटॉन्स मूव करें तो क्या होगा। तो याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है वही प्रोटॉन्स की डायरेक्शन होती है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने बात करी है किसकी, प्रोटॉन्स की। तो टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स, टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन मतलब कि जो हमारे पास करंट है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखो, मैं इसको चार्ज से रिलेट करके याद दिलवाता हूँ तुम्हें। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना, वो क्या करते हैं आपस में, अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं, वो तो रिपेल करता है। रिपेल करते हैं ना। जो चार्ज होते हैं उनका उल्टा नेचर करंट में हमें देखने को मिलता है। यानी अगर दो वायर्स हमारे पास है ना और दो वायर्स में करंट की डायरेक्शन सेम होती है, तो यहाँ पर इन्हें ये रिपेल नहीं करते, है ना, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखना, चार्ज का उल्टा नेचर शो करते हैं। मतलब अगर लाइक चार्ज है, अगर लाइक चार्ज है तो इसमें क्या करते थे, ये रिपेल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अनलाइक होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है कि लाइक करंट होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, याद रखना, लाइक करंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अनलाइक, अनलाइक मतलब एक डायरेक्शन इधर एक ही डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसे अनलाइक हम बोलेंगे। ठीक है, तो अनलाइक जो होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये एक बस याद रखने का तरीका बता रहा हूँ कि चार्ज का उल्टा नेचर ये शो करते हैं कि चार्ज में सेम सेम, यानी लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, इसमें सेम सेम अट्रैक्ट करते हैं। अब करंट की डायरेक्शन जो है वो सेम है, यानी प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। प्रोटॉन्स जिस डायरेक्शन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर दो प्रोटॉन्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दो सेम ही डायरेक्शन में करंट भी जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा सही। फर्स्ट वाला हो जाएगा। हाँ, सिंपल है, यानी कि फर्स्ट वाला। तो ये इससे रिलेट करके याद रख सकते हो, अदरवाइज सीधे वो फॉर्मूला भी अगर वो पढ़ा है हमने तो वो ध्यान है तो वहां से भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर इस चार्ज से अपोजिट नेचर ये शो करते हैं।
ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन इसमें करेक्ट है ए वाला। तो याद रखना कि टू पैरेलल बीम्स ऑफ प्रोटॉन्स अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो रिपेल करते हैं। ओके, तो इसीलिए ऑप्शन ए है सही। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, Which of the following assumptions has been used to obtain the relation Vs by Vp is equal to Ns by Np for a transformer? ठीक है, हमने ट्रांसफार्मर में ये रेशियो पढ़ा था कि ये क्या है, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी का वोल्टेज, ये सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स, ये प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ए वाले में क्या बोला इसने, कौन सा assumption जो है, which of the following assumption has been used to obtain the relation for a transformer, तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। The resistance of the primary coil is large, दूसरा है the same flux links both the primary and the secondary coils, C है the resistance of secondary coil is large, और D है the transformer is 100% efficient। तो इनमें से कौन सा assumption लेंगे बताओ। दोनों में तो सेम रहता है ना। हाँ बिल्कुल सही बात, यानी प्राइमरी कॉइल से जितना लिंक कर रहा है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक कर रहा है, यही एजम्पशन मान करके हमने ट्रांसफार्मर का ये रिलेशन फाइंड किया था। तो याद रखना जरा, इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, बी। 100% इफिशिएंट नहीं है ये, ठीक है, 100% इफिशिएंट क्योंकि लॉसेज होते हैं इसमें, ठीक है, और ये तो हो ही नहीं सकता, प्राइमरी कॉइल में रजिस्टेंस ज़्यादा ऐसा कोई हमने बात नहीं करता, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है, सेकेंडरी का रजिस्टेंस ज़्यादा, तो ये भी गलत, तो इसीलिए ऑप्शन करेक्ट है इसमें बी, यानी जितना फ्लक्स प्राइमरी से लिंक करेगा वो सारा का सारा फ्लक्स हम मानते हैं या एजम्पशन लेते हैं कि सेकेंडरी से लिंक कर रहा है, तो इसीलिए बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास जो है अजर्शन रीजन के क्वेश्चंस हैं, तो फटाफट देखते हैं इनको। इसमें क्या है, ए ऑप्शन कब लेना है हमें, जब अजर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्रेशन ए का होगा। बी कब लेना है, अजर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं होगा अजर्शन का। ठीक है, अच्छा सी में क्या करना है, अजर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, और डी क्या है इसमें, अजर्शन रीजन दोनों ही फॉल्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 13 वाले को। 13 में क्या बोला इसने, असर्शन ए दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन पाथ, डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ। ठीक है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको हम बोलते हैं, ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एग्जांपल्स क्या होंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, और कंजर्वेटिव की एग्जांपल कौन से, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, लेकिन जो पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव का याद रखना एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसने पहला जो असर्शन बोला वो क्या बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि बिल्कुल सही है, यानी इसका असर्शन तो सही है। अब दूसरा रीजन देखते हैं जरा, इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड the work done between 2 points per unit positive charge depend on the path followed। ठीक है, अब बताओ जरा, कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में वर्क डन जो होता है ना, बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये तो हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, याद होगा, वी फाइनल माइनस में वी इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है और इनिशियल पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, उसका डिफरेंस था। क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा था ये, बताओ, क्या ये पाथ पे डिपेंड कर रहा था उस टाइम पे, तो इसमें नहीं क्या, सर। हाँ नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि बस हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल पता रहना चाहिए, हमें बीच के पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट यानी पाथ पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ये, तो इसका रीजन क्या है यहाँ पे गलत है। तो सिर्फ असर्शन करेक्ट है, रीजन इसमें क्या है गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा सही इसमें, ये वाला। हाँ सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी इसका आंसर होगा सी, कि असर्शन ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। 14th क्वेश्चन देखो, 14th में क्या बोल रखा है इसने कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन, इफ द स्क्रीन इज रिमूव्ड इमेज इज नॉट फॉर्म। अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि अगर हमने स्क्रीन को हटा दिया
तो वो लेंस जो है वो इमेज बनाएगा नहीं, बिल्कुल बनाएगा, वो स्पेस में कहीं ना कहीं बना रहा होगा, है ना। स्क्रीन तो बस उसका प्रोजेक्शन देखने के लिए कर रहे हैं हम। तो इसने क्या बोला है कि द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन इफ द स्क्रीन इज रिमूव्ड, इमेज इज नॉट फॉर्म। तो ये गलत है यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास मान लो ये है क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और यहाँ पे ये f है हमारा, और ये हम मान लेते हैं 2f है, ठीक है। इसके बीच में अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो पक्का है कि कहीं ना कहीं ये हमारे पास क्या है कि ये इमेज तो बनाएगा। अब ये जो इमेज बन रहा है यहाँ स्क्रीन होगी तो उससे बना रहा होगा, अब स्क्रीन ना हो तो भी तो कहीं ना कहीं स्पेस में बनाएगा बनाएगा। तो इसने बोला है कि इफ द स्क्रीन इज रिमूव्ड इमेज इज नॉट फॉर्म, जो कि गलत है। ओके, रीजन क्या बोला इसने, rays from a given point on the object placed between f and 2f after passing through a convex lens do not converge on a point in space। ये तो बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस से वो पास हुआ तो कन्वर्ज नहीं करते। कब कन्वर्ज करते हैं, जब कॉन्वेक्स लेंस से ही पास होते हैं, ये याद रखना कि तभी इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। और कॉनकेव का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्सिटी। है ना। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इसमें गलत है, तो असर्शन और रीजन दोनों ही गलत हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन इससे कौन सा होगा, बोथ डी असर्शन, वाला। हाँ डी, बोथ असर्शन रीजन आर फॉल्स। तो इसलिए ऑप्शन इसमें है बी, सॉरी डी, ठीक है, डी इसमें ऑप्शन आ गया। अच्छा, अगला हमारे पास है क्वेश्चन, assertion A, in process of photoelectric emission using a monochromatic light all emitted electrons do not have the same kinetic energy। बताओ क्या ये सही है या गलत है। in the process of photoelectric emission using a monochromatic, monochromatic क्या होता है, सिंगल कलर की लाइट, मोनो मतलब एक, क्रोमेटिक मतलब कलर, तो सिंगल कलर की लाइट, ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास कोई मेटल है, ये रहा मेटल, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी होंगे और भी अंदर होंगे, ठीक है, सरफेस पर भी होंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। अब जो यहाँ पर लाइट आई है इसके ऊपर पड़ी है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेंगे, अंदर के भी इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालेंगे। तो जो बाहर के होंगे उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और अंदर वाले के पास थोड़ी कम होगी। क्यों, क्योंकि उनको अंदर से निकालने में यहाँ पर ज्यादा एनर्जी खर्च हो गई तो उनके पास कम होगी एनर्जी, ठीक है। तो ये तो समझ आएगा कि जो सभी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं बाहर उनके पास सभी के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ पर बिल्कुल बोला इसने सही कि ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, उनके पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रीजन देखते हैं क्या बोला इसने कि if radiation falling on a photosensitive surface consists of different wavelengths, the energy of emitted photoelectrons by absorbing photons of different wavelengths shall be different। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी मेटालिक सरफेस है, उस पर हमने मान लो पहले रेड कलर की लाइट डाली, फिर हमने ग्रीन कलर की लाइट डाली, फिर हमने यहाँ पर दूसरे कलर की कोई लाइट डाल दी, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की अगर लाइट डालेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट एनर्जी को वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्व करेंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर मान लो हमने यहाँ पर सबसे पहले रेड कलर की लाइट को डाला, तो रेड कलर की लाइट लेकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इसके पास एनर्जी हम मान लेते हैं कितने की है, 10 जूल की है, ठीक है, हो सकता है। यहीं पर ही दूसरे कलर की लाइट हमने यूज करी, मान लिया वॉयलेट यूज कर लिया हमने, वॉयलेट यूज करा हमने, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसके पास 20 जूल की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो रेडिएशन जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी तो वो ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकता है। तो यहाँ पर ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा सही है कि इफ द रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, अगर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, द एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाय अब्सॉर्बिंग फोटॉन्स और डिफरेंट वेवलेंथ शैल बी डिफरेंट। यानी डिफरेंट एनर्जी वाली अगर लाइट पड़ेगी तो डिफरेंट एनर्जीज उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को मिलेगा। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों ही करेक्ट है, बट ये इसका एक्सप्लेन नहीं करता। ये नहीं बता रहा कि काइनेटिक एनर्जी क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि इनकी डेप्थ से ये रिलेटेड है कि अगर इसकी डेप्थ में है तो उसको निकालने में काइनेटिक एनर्जी कुछ खर्च होगी, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते थे। तो वर्क फंक्शन जो है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये दो स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। हाँ, बी वाला, यानी कि बोथ assertion रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो यहाँ पर बी इसका आंसर है। लास्ट है इसका ये वाला क्वेश्चन, ये देखते हैं। assertion ए में क्या रखा है? द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। क्या कह रहा है यहाँ पे कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज अगर करते हैं तो जो उनकी कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है, बिल्कुल इंक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये वाला तो एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। रीजन क्या बोला इसने कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड बाय द थर्मल एक्साइटेशन मतलब थर्मल एनर्जी from the valence band to the conduction band in a semiconductor increases with increase in temperature। क्या बोल रहा है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? जंप कर जाते हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही रीजन है कि उसकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे ना तो उसका जो यहाँ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैठे पड़े होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी वो दे रही है, ठीक है, कि क्यों टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वो इस कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला। हाँ, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने 1 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चन खत्म कर लिए। चलो तो फिर इसको यहीं तक ही रखते हैं, है ना। और ये क्वेश्चंस 2 वाले किए हैं ना तुमने ट्राई थोड़े? हाँ भैया किए थे। अच्छा, कितने हो गए थे इसमें से?